हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। इस वीडियो में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। इसमें वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसको कि आप अपनी नोट्स कॉपी पर बना सकते हैं। आणविक आनुवंशिक तकनीक को आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके उपयोग से किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को बदला जा सकता है। उसमें अपने इच्छा के अनुसार फेरबदल हम कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी विज्ञान का एक आधुनिक आविष्कार है जिसके अंतर्गत प्राणियों एवं पौधों के डीएनए या जीनोम कोड में हस्तक्षेप करके उसके बदलाव किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग पहली बार विज्ञान कथा उपन्यासकार ने किया था। 1951 में जैक विलियमसन ने अपने उपन्यास ड्रैगन के द्वीप में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके तुरंत बाद वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की आणविक संरचना की खोज की गई। हालांकि मेंडल के समय से ही आनुवंशिकी के प्रयोग जो थे वो बहुत लोकप्रिय थे। सभी वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अपने प्रयोग कर रहे थे। पहला पुनर्संयोजन डीएनए 1972 में पर्ल वर्ग द्वारा निर्मित किया गया। उसी वर्ष हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन ने जीन स्थानांतरण प्रयोग किए। 1974 में रुडोल्फ जेनिस ने आनुवंशिक रूप से संशोधित चूहों का निर्माण किया, जो कि आनुवंशिकी के इतिहास में पहली बार था और बहुत बड़ी खोज थी। रुडोल्फ की सफलता के बाद 1976 में आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड तंबाकू के पौधे का निर्माण किया गया। विज्ञान का एक आधुनिक आविष्कार है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत प्राणियों एवं पौधों के डीएनए में परिवर्तन हम कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य जीवों के विषम रोगों का पता लगाना, रोगों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण शाखा है जिस पर कि आए दिन बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। इसको हम आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार समुद्र में रहने वाले जेलीफिश अंधेरे के समय जगमगाती है, उसका यह लक्षण उसमें उपस्थित एक खास जीन के कारण होता है। उसके डीएनए से इस जीन को पृथक करके अगर हम इसको खरगोश में प्रविष्ट करा देते हैं तो खरगोश में भी अंधेरे में चमकने का गुण आ जाता है। तो यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक अनुप्रयोग है। इसी प्रकार वैज्ञानिक जटिल रोगों से लड़ने के लिए जीनोम की समस्त संरचना को बदलने में लगे हुए हैं। निरंतर इस पर शोध चल रहे हैं। या पहले से अगर कोई जटिल रोग है तो वह कैसे समाप्त किया जाए, उसका कैसे वैक्सीन या दवाई बनाया जाए, इस पर अनेक प्रयोग निरंतर किए जा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक पूरी क्रियाविधि है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि। डीएनए सबसे पहला स्टेप है इसका, वांछित डीएनए खंड तैयार करना। दूसरा स्टेप है वाहक डीएनए का चयन करना। तीसरा है पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। चौथा है डीएनए युक्त जीवाणु कोशिका का चयन कर उसे उचित माध्यम में उसका संवर्धन करना, उसका क्लोन तैयार करना। और पांचवा है प्राप्त जो क्लोन है उसको पोषक कोशिका में प्रवेश कराकर इच्छित पदार्थ का संश्लेषण करना। इसी विधि से इंसुलिन का भी निर्माण किया जाता है, जो कि कृत्रिम इंसुलिन हम जिसे बोलते हैं, जो कि डायबिटीज़ के रोगियों को दिया जाता है। एक वीडियो या उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे कि मक्का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, या छोटे साइज़ का। अब हमको चाहिए कि हमें बड़े साइज़ का मक्का चाहिए, कि मक्के की जो फसल है उसमें सभी मक्के बड़े साइज़ के हों। तो इसके लिए हमको पहले उसके डीएनए की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी भी लक्षण का जो जीन होता है वह डीएनए पर ही उपस्थित होता है। डीएनए पर हर लक्षण के लिए बहुत सारे जीन्स उपस्थित होते हैं, जैसे कि अलग कलर के लिए, साइज़ के लिए, उसके शेप के लिए, हाइट के लिए, हर चीज़ के लिए डीएनए पर अलग अलग प्रकार के जीन्स और विशेष एक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है, जो कि एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इसको हमको पहचान कर वांछित लक्षण को अलग करते हैं। उसको अलग हम एक जेनेटिक कैंची की सहायता से उसको हम काटते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर कैंची बोलते हैं। उसको वो एक एंजाइम है जो कि न्यूक्लियस एंजाइम है। दो प्रकार का है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अगर डीएनए को साइडों से काटेंगे तो हमको एक्सोन्यूक्लियस की आवश्यकता होगी, अगर डीएनए को बीच से काटेंगे तो एंडोन्यूक्लियस की हमको आवश्यकता होगी। उसके बाद इसमें इच्छित परिवर्तन करके इसको इकोलाई में प्रविष्ट करा जाते हैं, क्योंकि इकोलाई की गुणन क्षमता बहुत तेज होती है। यह सेकंडों में ही हमें बहुत सारी डीएनए की प्रतिलिपियाँ दे देता है। डीएनए के इच्छित खंड को काट कर उसको
बैक्टीरियल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ते हैं और उसमें जो अपने इच्छा हमें जिस प्रकार का जो जीन हमें प्रविष्ट कराना है उसको जीन को प्रविष्ट कराकर जो लक्षण हमको चाहिए उस जीन को उसमें प्रविष्ट कराकर उसको बैक्टीरियल डीएनए के प्लाज्मिड से या कि इकोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसकी प्लाज्मिड के अंदर बहुत सारी प्रतिलिपियाँ बनती हैं। उसके बाद इस प्रतिलिपियों को हम इकट्ठा करते हैं, उनका अध्ययन कर नए प्रकार का प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि नील हरित शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण पाया जाता है लेकिन धान में नहीं, कम पाया जाता है। अब अगर हम जो जीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है नील हरित शैवाल में, उस जीन को निकाल कर अगर हम धान के पौधे में प्रविष्ट करा दें तो हमको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले धान की फसल मिल जाएगी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बहुत सारे उपयोग हैं जिनमें कि औद्योगिक क्षेत्र में है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे हार्मोन्स का, बहुत सारे वैक्सीन्स का संश्लेषण इसके द्वारा किया जा रहा है। आए दिन नई वैक्सीन बन रही है, नई दवाइयाँ बन रही हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है जो डायबिटीज़ के रोगियों को दिया जाता है। चिकित्सीय क्षेत्र में इसका बहुत अधिक उपयोग है। जीन इंजीनियरिंग द्वारा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि वंशागत रोगों की पहचान कर उनका उपचार संभव हो गया है, क्योंकि यह रोग किसी विशेष डीएनए खंड जीन्स के कारण होते हैं। अगर हम उस जीन्स को पहचान कर बाहर निकाल देंगे तो वो रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। कृषि के क्षेत्र में जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी मैंने एग्जाम्पल दिखाया। उसके बाद नई फसलें हम इसके द्वारा बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम इसके द्वारा बना सकते हैं जिसके कि फसल की पैदावार और अच्छी हो, रोग प्रतिरोधक फसल प्रजातियां तैयार कर सकें। नई प्रकार के आनुवंशिक स्ट्रेन्स के द्वारा बनाए जाते हैं नए नए लक्षण जिसके कारण उत्पन्न हो सकें, पहले से और अधिक बेहतर लक्षण किसी भी जीव में या किसी भी प्लांट्स में उत्पन्न किए जा सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का भी निर्माण किया जाता है, जिसको हम जीएम प्लांट्स और जीएम एनिमल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अधिक आर्थिक महत्व के साबित हो सकते हैं, जो हमको इच्छित वांछित लक्षण दे सकते हैं। इस प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किए गए प्रयोग या मनुष्य जिस प्रकार लक्षणों में परिवर्तन करता है जीवों के, वह हर बार हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं। कभी कभी वह हानिकारक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कभी कभी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होने की भी संभावना रहती है। आगे हम दूसरे वीडियो